गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ राजस्थानी इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मध्यकालीन राजस्थान में सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद की देखो अगर बात की जाए तो सामंतवाद की शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजपूत युग के साथ में ही सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो सामंतों को 15वीं शताब्दी में इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त होने लगा। 7वीं 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुई, धीरे धीरे जो सामंत थे वो सामाजिक प्रतिष्ठा तरक्की को पाते गए और 15वीं शताब्दी आते आते राज्य के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सामंतों के द्वारा निभाई जाने लगी। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जो सामंतवादी प्रणाली है उसकी तुलना यूरोपीय सामंतवादी प्रणाली से भी की है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये सामंत होते कौन थे, इनके क्या कार्य होते थे, राज्य के साथ इनके कैसे संबंध होते थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नए तरह का टॉपिक है तो इसमें से नए तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर प्रमुख फैक्टों की बात करें तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सामंतवाद का उदय, राजस्थान में सामंतवाद का उदय 7वीं तथा 8वीं शताब्दी, 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में राजपूत काल के साथ हुआ। राजपूत काल के साथ हुआ। ठीक है, देखो 4 वर्ण हुआ करते थे, उसी में से एक वर्ण था क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण होने लगा, जब भारत पर तुर्कों का यानी कि मुस्लिमों का जब आक्रमण होने लगा तब यही क्षत्रिय क्या कहलाए जाने लगे, राजपूत कहे जाने लगे। ठीक है, वैसे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके ऊपर विद्वान एकमत नहीं है, उनके ऊपर विद्वानों में अलग अलग तरह की राय है। ठीक है, कोई विद्वान हुणों से उनकी उत्पत्ति बताता है, कोई विद्वान विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति बताता है, तो कोई विद्वान जैसे चंद्रबरदाई वगैरह है वो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। जबकि कुछ विद्वान जिनका मानना है कि राजपूत पहले क्षत्रिय कहलाते थे, लेकिन जब भारत पर तुर्कों का या मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो यही क्षत्रिय राजपूत कहे जाने लगे। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके ऊपर कई विवाद है। राजपूतों की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्लास में डाल चुका हूं। ठीक है, इस चैनल पर पहली या दूसरी क्लास ही राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत वाली है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान में सामंतवाद है उसकी शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुई, राजपूत काल के साथ हुई। ठीक है, 15वीं शताब्दी में सामंतों को इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, धीरे धीरे सामंत जो है वो तरक्की करने लगे, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, तो राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सामंत बन गए। ठीक है, तो इतिहास लेखन में सामंतों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, यहीं पर एक कर्नल टोड की बात याद रख लेना कि कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना, राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना यूरोपियन सामंतवादी प्रणाली से की है। यूरोपियन सामंतवादी प्रणाली से की है। ठीक है, इनका कहना था कि जिस तरह की सामंतवादी प्रणाली राजस्थान में प्रचलित है सेम उसी तरह की सामंतवादी प्रणाली यूरोप में भी प्रचलित थी। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई सामंतवाद से रिलेटेड, कुछ बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे कि भाई सामंत होते कौन थे, इनके क्या कार्य हुआ करते थे। ठीक है, तो देखो सामंत कौन थे।
नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सामंत कौन थे, तो देखो मान लो कि ये राजा है जयपुर का, ठीक है, जयपुर का राजा है और इसके पास में 2 लाख की सेना है। टोटल जयपुर के पास में कितने की सेना है? 2 लाख की सेना है, ठीक है। अब जयपुर का जो राजा है वो कहां रह रहा है? आमेर के महल में रह रहा है। जयपुर में है आमेर महल, ठीक है, आमेर दुर्ग है, उसके ऊपर जयगढ़ दुर्ग है। तो जयपुर का शासक कहां रह रहा है? आमेर महल में रह रहा है। क्या आमेर महल के अंदर 2 लाख सैनिक आ जाएंगे? 2 लाख सैनिकों के रहने की, उनके खाने पीने की, ये सब व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं होता था। तो राजा क्या करता था? राजा जो है वो अपने प्रमुख प्रमुख लोगों को सेना का कुछ टुकड़ा बांट दिया करता था, ठीक है। जैसे किसी को 10,000 सेना दे दी, किसी को 5,000 दे दी, किसी को 7,000 की दे दी, किसी को 8,000 की दे दी, किसी को 12,000 की सेना दे दी। तो इस तरह से राजा क्या किया करता था? अपने प्रमुख लोगों को जो है वो सेना को बांट दिया करता था। तो इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि राजा को खुद को इतनी बड़ी सेना मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को सेना बांटी गई है वही व्यक्ति क्या करता था? सेना को मेंटेन करता था, उसका खर्चा निकाला करता था। अब राजा को कभी भी सेना की जरूरत पड़ती तो राजा इन सामंतों को आदेश देता था और ये सामंत अपनी सेना लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हो जाया करते थे, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया? सामंतवाद कहा गया, ठीक है, क्योंकि राजा खुद इतनी बड़ी सेना मेंटेन नहीं कर सकता था। तो इसीलिए राजा क्या करता था? सबको थोड़ी थोड़ी सेना देकर अलग अलग इलाकों में बैठा दिया करता था, अलग अलग इनको जागीरें प्रदान कर देता था और वहीं पर क्या है कि सामंत अपना शासन चलाते थे और वहीं से जो कुछ उनको टैक्स वगैरह इकट्ठा होता था तो कुछ अपने खर्चे के लिए निकाल लेते थे, बाकी ले जाकर वो राजा को दे दिया करते थे, ठीक है। अब राजा क्या है कि किसी सामंत के पास में बहुत बड़ी सेना भी नहीं रहने देता था, क्योंकि कल को ये राजा के ऊपर ही चढ़ाई कर दे, इसलिए 10,000 12,000 खींचकर सेना रखने की इजाजत इनको दी जाती थी। जब भी युद्ध वगैरह होता तो ये सारे एक जगह इकट्ठे होते और साथ में युद्ध के लिए निकल जाते थे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि सामंत क्या क्या कार्य किया करते थे, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था समझ में आ गई ना क्या थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सामंतों के प्रमुख कार्य क्या होते थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो जो सामंत होते थे ये कौन होते थे? तो सामंत देखो उच्च वर्ग अधिकारी होते थे, उच्च वर्ग के अधिकारी हुआ करते थे। सामंत खुद को राजा के अधीन न समझकर राजा का सहयोगी समझा करते थे, ठीक है। वो समझते थे कि हम राजा के सहयोगी है और राजा भी सामंतों को आदर सूचक शब्द जैसे काका जी, भाई जी ऐसे नामों से संबोधित किया करते थे, ठीक है। सामंत जो हैं वो भी राजा को बाप जी कहा करते थे, बाप जी कहकर संबोधित करते थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सामंत मध्यकालीन राजस्थान में सामंत शासक को किस नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। तो बाप जी के नाम से राजा को संबोधित करते थे, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर बात की जाए तो सामंत जो होते थे उनको उनकी सेवा के बदले जागीर प्रदान की जाती थी और पदवियां प्रदान की जाती थी, अलग अलग उपाधियां दी जाती थी। अब इनको जो जागीर दी गई, इस जागीर का पूरा प्रशासन जो होता था वो संबंधित सामंत के पास में होता था। जिस सामंत को जो जागीर दे दी गई तो उस जागीर का सारा प्रशासन जो होता था वो वही सामंत संभाला करता था, ठीक है। और देखो अगर बात की जाए तो हर सामंत के पास में अपनी खुद की सेना होती थी, वो अपनी पर्सनल सेना मेंटेन कर सकता था, लेकिन सेना रखने की भी एक लिमिट होती थी। हर कोई मतलब कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कि उठाकर 25,000 की सेना रख ली, 50,000 की सेना रख ली, ठीक है। तो हर व्यक्ति की एक लिमिट होती थी। अब वो लिमिट कैसे बनाई जाती थी सेना रखने की? तो देखो जो सामंत है उसकी जागीर में अनुमान लगाया जाता था कि इसके एक साल में कितनी उपज होगी, ठीक है। तो जागीर की जो भी कृषि उपज है
उसका अनुमान लगाया जाता था। 1 साल का अनुमान लगाया जाता था कि भाई इसके 1 साल में कृषि से इतनी उपज हो जाएगी। ठीक है, इसी अनुमान को क्या कहा जाता था? इसी अनुमान को रेख कहा जाता था, रेख। ठीक है, लिखवा दूंगा मैं, एक बार समझ लो इसको। तो इसी अनुमान को रेख कहा जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेख क्या है। ठीक है, तो किसी भी जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान लगाना ही रेख कहलाता है। तो इसी रेख के आधार पर कि भाई इसके इतनी उपज होगी, उसी रेख के आधार पर उस सामंत को मतलब जो है सेना रखने का अधिकार होता था। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा रेख होती, मतलब जितनी ज्यादा कृषि उपज होने का अनुमान होता, उसको उतनी ज्यादा सेना रखने की इजाजत दी जाती थी। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर सामंत राजा को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये सब प्रमुख बातें हो गई सामंतों के बारे में। ठीक है, इसी को अब हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो सामंत कौन थे? तो सामंत यह है उच्च वर्ग अधिकारी होते थे, उच्च वर्ग अधिकारी होते थे। ठीक है, दूसरी बात, सामंत स्वयं को राजा के अधीन न समझकर, स्वयं को राजा के अधीन न समझकर उनका सहयोगी समझते थे, उनका सहयोगी समझते थे। ठीक है, राजा भी इनको आदर देता था, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता था। राजा सामंतों को काका जी या भाई जी जैसे आदर सूचक शब्दों से संबोधित करता था, संबोधित करता था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखो, जब राजा इनको भाई जी काका जी कहता था, तो सामंत भी राजा को कुछ कहते होंगे। तो सामंत राजा को बाप जी कहते थे, बाप जी। ठीक है, इस लाइन को आप इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो सामंतों को अपनी सेवाओं के बदले, सामंतों को अपनी सेवाओं के बदले जागीर एवं पदवियां प्रदान की जाती थी। ठीक है, राजा के मंत्रियों की नियुक्ति, राजा के मंत्रियों की नियुक्ति भी इन्हीं सामंतों में से होती थी, इन्हीं सामंतों में से होती थी। और अगर बात की जाए तो राजा को जरूरत पड़ने पर सामंत सैनिक सहायता भी देते थे। ठीक है, तो राजा को आवश्यकता, राजा को आवश्यकता होने पर सामंत सैनिक सहायता भी देते थे, सामंत सैनिक सहायता भी देते थे। ठीक है, और किसी भी सामंत की जो जागीर है, उसकी कृषि उपज का वार्षिक अनुमान लगाना रेख कहलाता था, और रेख के आधार पर ही किसी सामंत को सेना रखने की इजाजत होती थी। तो ये बात भी अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं। सामंत की वार्षिक, सामंत की जागीर, सामंत की जागीर की वार्षिक उपज, वार्षिक उपज का अनुमान रेख कहलाता था।
ठीक है, रेख कहलाता था। रेख के आधार पर ही, रेख के आधार पर ही सामंत को सेना रखने का अधिकार था, सेना रखने का अधिकार था। जिसकी जितनी ज्यादा रेख, उसको उतनी ज्यादा सेना रखने का अधिकार होता था। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें हो गई कि सामंत कौन थे। अब हम बात करेंगे सामंतों के प्रकार की। तो देखो, अगर बात की जाए राजस्थान में सामंतवादी प्रथा की जो शुरुआत है वो मारवाड़ से मानी गई है। मारवाड़ में भी राव चुंडा के काल से मानी गई है। ठीक है, तो मारवाड़ में जो सामंत है, सामंतों के 4 प्रकार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के भी सामंत थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सामंतों की श्रेणियां। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा उसका नाम है सामंतों की श्रेणियां। सामंतों की श्रेणियां। तो देखो, राजस्थान में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत मारवाड़ से हुई। ठीक है, मारवाड़ में भी राव चुंडा के काल से हुई है। और अगर देखो बात की जाए तो मारवाड़ में 4 प्रकार के सामंत थे। ठीक है, मारवाड़ में कितने प्रकार के सामंत थे? 4 प्रकार के सामंत थे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट नंबर हो जाएंगे राजवी। राजवी सामंत कौन होते थे? तो इसमें फर्स्ट प्रकार के सामंत हो गए राजवी सामंत। ठीक है, राजवी हो गए, सरदार हो गए, ठीक है, और मुत्सदी हो गए और गनायत हो गए। ये 4 प्रकार के सरदार हुआ करते थे। तो राजवी सामंत कौन से हो गए? राजवी मतलब राजा के रिलेशन में होते थे। ये राजा के निकट रिश्तेदार होते थे, राजा के भाई पुत्र वगैरह कोई भी हो सकते थे, राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे। अब किसी राज परिवार के व्यक्ति को उठाकर कोई जागीर दे दी गई और उस जागीर का उसको सामंत बना दिया गया, तो ऐसे सामंत क्या कहलाते थे? राजवी सामंत कहलाते थे। यानी कि ऐसे सामंत जिनका संबंध राजघराने से हो, वो सामंत क्या कहलाते थे? राजवी सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि इनका संबंध राज परिवार से होता था। इनका संबंध राज परिवार से होता था। ठीक है, राजा के रिश्तेदार हो सकते हैं, राजा के भाई हो सकते हैं, ठीक है, निकट संबंधी हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे जो होते थे उनको कहा जाता था सरदार। सरदार, ठीक है। अब सरदारों की भी 4 श्रेणियां हैं, लेकिन इतना डीपली आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सिरायत सरदार जो थे वो प्रमुख होते थे। तो सरदारों की भी 4 श्रेणियां थी, जिनमें सिरायत सरदार, जिसमें सिरायत सरदार प्रमुख थे। ठीक है, थर्ड अगर कैटेगरी की बात की जाए, तीसरे प्रकार के जो सामंत थे उनको कहा जाता था मुत्सदी। मुत्सदी सामंत। मुत्सदी सामंत कौन होते थे? तो ये वो व्यक्ति होते थे जो राज्य की सेवा करते थे, राजा खुश हो जाता था और राजा खुश होकर इनको जागीर प्रदान कर देता था। तो ऐसे सरदार क्या कहलाते थे? मुत्सदी सामंत कहलाते थे। ठीक है, ये पहले से सामंत नहीं होते थे, इनको बाद में जागीर देकर सामंत बनाया जाता था। ठीक है, राज्य की ऐसी कोई सेवा कर देते थे जिससे राजा खुश हो जाता, इनको जागीर दे देता, जागीर देकर इनको सामंत बना देता। तो ऐसे सामंत क्या कहलाते थे? मुत्सदी सामंत कहलाते थे। ठीक है,
तो ऐसे सामंत जिन्हें राजकीय सेवा, ऐसे सामंत जिन्हें राजकीय सेवा के बदले जागीर प्राप्त हो, उन्हें मुत्सदी सामंत कहते थे। ठीक है। और फोर्थ प्रकार के जो सामंत आते हैं उनको कहा जाता है गनायत, गनायत सामंत। गनायत सामंत कौन होते थे? तो देखो, ये मारवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है, ये मारवाड़ का मान लो क्षेत्र है। अब मारवाड़ में क्या है कि राठौड़ वंश आया, ठीक है। मारवाड़ का जो प्रमुख वंश है गुर्जर प्रतिहार वंशों के बाद में, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में राठौड़ वंश आया। मारवाड़ में दो ही वंश फेमस हुए, एक तो गुर्जर प्रतिहार और दूसरा राठौड़ वंश। तो जब राठौड़ वंश आया उससे पहले कुछ छोटे छोटे एरिये थे, उन एरियो में लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का कब्जा हुआ करता था। ठीक है। बाद में जब राठौड़ों का शासन हुआ तो इन स्थानीय लोगों ने राठौड़ों की अधीनता मान ली। ठीक है। तो इन जैसे ये यहाँ के जो लोग हैं, इन कबीले वालों को यही जागीर प्रदान कर दी गई। तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे? ऐसे लोग कहलाते थे गनायत सरदार। ठीक है। यानी कि ऐसे भूस्वामी जो राठौड़ों के आने से पूर्व उस जमीन के मालिक थे, लेकिन इन्होंने राठौड़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है। राठौड़ों ने पुनः इनको इनकी जमीन वापस दे दी और इनको मतलब सामंत बना लिया अपना। तो ऐसे सामंत क्या कहलाते थे? गनायत सामंत कहलाते थे। ठीक है। तो गनायत सरदार में हमको क्या लिखना है? गनायत सामंत में कि राठौड़ वंश की स्थापना से पूर्व ये किसी क्षेत्र के भूस्वामी थे जिन्होंने बाद में राठौड़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। मान लो इस क्षेत्र के ये स्वामी हैं, अब यहां पर राठौड़ों का कब्जा हो गया तो इन्होंने राठौड़ों की अधीनता को मान लिया। तो राठौड़ों ने कहा भैया ठीक है, आप हमारे सामंत बन जाओ और इस क्षेत्र में शासन करते रहो। तो इस प्रकार के सामंत क्या कहलाते थे? गनायत सामंत कहलाते थे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सामंतों की कुछ अन्य श्रेणियों की। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा 5 नंबर, सामंतों की अन्य श्रेणियां। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सामंतों की अन्य श्रेणियां क्या क्या हो जाएगी, तो उसमें भी आपको 2-3 श्रेणियां ध्यान में रखनी है। ठीक है। सामंतों की अन्य श्रेणियां, अन्य श्रेणियों में से पहला आपको ध्यान रखना है भूमीय सरदार। भूमीय सरदार, भूमीय सरदार कौन होते थे? तो देखो, ये वो सरदार या जागीरदार होते थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए बलिदान दे दिया हो। ठीक है। और बदले में इनको जागीर प्राप्त होती थी। ठीक है। अब ये जो जागीर होती थी ये वंशानुगत होती थी, मतलब संबंधित व्यक्ति की अगर सामंत की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में उसके परिवार के अन्य सदस्यों को ये जागीर प्रदान कर दी जाती थी, वंशानुगत जागीर होती थी। ठीक है। तो भूमीय सरदार कौन होते थे? ये वह जागीरदार होते थे जिन्हें राज्य के लिए बलिदान देने की एवज में जागीर प्रदान की गई हो। ठीक है। और ऐसी जागीर कैसी होती थी? वंशानुगत होती थी। यह
जागीरें वंशानुगत होती थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भूमिय सरदार के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सरदार आते हैं गरासिया सरदार। गरासिया जाति नहीं है, ये अलग सरदार है, गरासिया सरदार। एक गरासिया जाति भी है, जनजाति वगैरह कला संस्कृति में पढ़ाई जाएगी आपको। तो गरासिया सरदार कौन से होते थे? तो सेम यही चीज, ये वैसे जागीरदार होते थे जिन्हें राजकीय सेवा के लिए, बलिदान के लिए नहीं, राजकीय सेवा के लिए जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, और दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि भूमियों की जो भूमिय सरदारों की जो जागीरें होती थी वंशानुगत होती थी, लेकिन गरासिया सरदारों की जो जागीरें हैं वो वंशानुगत नहीं होती थी। जिस सामंत को ये जागीर दी गई है, जैसे उसकी मृत्यु होती थी तो वो जागीर वापस ले ली जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यह वह जागीरदार थे जिन्हें राजकीय सेवा के बदले, जिन्हें राजकीय सेवा के बदले सनद या पट्टे पर जागीर दी जाती थी। ठीक है, अब संबंधित सरदार की जब मृत्यु हो गई तो वो जागीर वापस ले ली जाती थी। ठीक है, सामंत की मृत्यु होने पर जागीर वापस ले ली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है, एक सरदार थे मतलब एक सामंत की श्रेणी पाई जाती है जिनका नाम था देश थी, और एक सरदार की श्रेणी और ध्यान रख लेना, हुजूर थी। ठीक है, ये दोनों सामंत श्रेणियां कोटा में प्रचलित थी, कोटा में प्रचलित थी। देश थी सरदार कौन से होते थे या सामंत कौन से होते थे? तो जो राज्य में रहकर सेवा करते थे वो तो सामंत कहलाते थे, देश थी सामंत। ठीक है, और ऐसे सामंत जो मुगलों की सेवा में रहकर मतलब मुगलों की सेवा में रहते थे वो सामंत क्या कहलाते थे? हुजूर थी सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो देश थी सामंत कौन से हो गए, कहां प्रचलित थी? देश थी और हुजूर थी सामंतवादी व्यवस्था कहां प्रचलित थी? तो कोटा में प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, देश थी सामंत कौन से हो गए? तो देश में रहकर सेवा करने वाले। ठीक है, ये कहलाते थे देश थी सामंत। हुजूर थी सामंत कौन से कहलाते थे? तो मुगलों की सेवा में रहने वाले सामंत। ठीक है, ऐसे सामंत जो मुगलों की सेवा में रहते थे वो हुजूर थी सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो इसी के साथ में इस टॉपिक का समापन होता है। छोटा सा टॉपिक है, नया टॉपिक है। देखो आजकल लीक से हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेडिशनल जीके, वंशावली वगैरह में से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल इन नए नए टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ढंग से कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहिए और आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। दीपावली आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे और भगवान करे कि नौकरी रूपी प्रकाश जो है वो आप सबके जीवन में ऐसे ही फैलता रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।